Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. हम हमारे पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस भी निकाल दिया। आज इस लेक्चर में हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे पहले सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण और नंबर ऑफ चार्जेस के कारण निकाला था हमने, और आज एक पॉइंट के ऊपर एक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक डाइपोल ए बी, जहां पर ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। तो ये हमारा एक डाइपोल बन गया, और इस डाइपोल ने अपनी एक डाइपोल फील्ड बनाई और उसके अंदर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट P सेंटर ऑफ द डाइपोल O से r दूरी पर है और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये एंगल r और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होगा, क्योंकि हमें पता है डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ बताती है और वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, और इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम A टू B। तो डाइपोल मोमेंट और r के बीच का एंगल, r वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल मीन्स Q इंटू 2r होगी। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस प्लस Q एट B and minus Q at A at a distance of 2a with center O and dipole moment P। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। Now take OS origin and calculate electric potential at point B P, जहां पर हमने निकालना है, और OP R है और एंगल BOP हमने थीटा ले लिया है। AP मतलब A से इस पॉइंट P की दूरी R1 ले ली और B से इस पॉइंट की दूरी R2 ले ली है हमने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालते हैं ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q। तो माइनस क्यू चार्ज जो ए पे पड़ा है उसके कारण पी पे कितना पोटेंशियल आएगा उसको हमने ले लिया V1, और पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू अ सिंगल चार्ज हमने निकाल ली थी 1/4πε0 Q बाय R। तो इधर आ गया 1/4πε0 Q, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया अपॉन R जो दूरी है, तो यहाँ पे दूरी है R1, तो ये R1 आ गया। तो V1 आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए। सिमिलरली P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से इसके कारण इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R2। तो ये हमारे पास आ गया V2। तो अगर हमने P पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, तो इन दोनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो V1 है Q/4πε0 R1 माइनस में प्लस Q/4πε0 R2। तो Q/4πε0 दोनों में कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो V आ गया Q/4πε0 1/R2 माइनस 1/R1, और इस इक्वेशन को हम 1 टर्म कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको टर्म कर लिया। नाउ अभी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला इज नोन एज कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फार्मूला मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरियन फार्मूला या पाइथागोरस थ्योरम हम उसे कहते हैं, वो यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैसे ही कोसाइन फार्मूला इस पाइथागोरस फार्मूला को एक जनरलाइज करता है। तो कोसाइन फार्मूला हर एक ट्रायंगल पे लगता है, सेम एज दैट ऑफ दैट पाइथागोरस फार्मूला, बट पाइथागोरस फार्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, और कोसाइन फार्मूला एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई भी ट्रायंगल पे हम लगा सकते हैं। और ये फार्मूला कहता है कि एक साइड का स्क्वायर, जैसे ये हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं AOP, तो इस ट्रायंगल में अगर हम कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो ये कोसाइन फार्मूला कहता है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर जो है A, क्योंकि टोटल लेंथ 2A थी तो ये OA A रहेगी। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A इंटू R इंटू कॉस ऑफ
एंगल बिटवीन ए एंड आर, और इधर एंगल बिटवीन ए एंड आर क्या हो गया, ये थीटा है तो ए और आर में एंगल, ये वाला अंदर वाला एंगल क्या हो गया 180 माइनस थीटा, तो आ जाएगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले था माइनस 2ar लेकिन अंदर था कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए पॉजिटिव हो गए, तो हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा। सिमिलरली जब यही कोसाइन फॉर्मूला दूसरे ट्रायंगल BOP पे लगाया जाएगा, तो BOP में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। तो यहां से r2 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली कोसाइन फार्मूला से, r1 की, तो ये डायरेक्टली फार्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये कोसाइन फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, सीधा लिख दोगे बाय ज्योमेट्री या बाय अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला, r1 स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा एंड r2 स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से ये r1 स्क्वायर में ये वाला पहले टर्म को हम क्लियर कर लेते हैं, तो r1 स्क्वायर यहाँ से r स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a, आर बाई आर स्क्वायर आना था तो एक आर से आर कट गया, तो 2a बाई आर कॉस थीटा रह गया। जैसा कि अगर हमारा डाइपोल की लेंथ काफी स्मॉल हो, तो इसका मतलब शॉर्ट डाइपोल हो, तो a इज वेरी लेस देन r, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a बाई आर एक बहुत छोटी टर्म आ जाएगी, क्योंकि a बहुत छोटी टर्म है एज कम्पेयर टू r, तो a बाई आर एक छोटी टर्म हो जाएगी और ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के हम निगलेक्ट कर देंगे। सो इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, देन ए बाय आर इज स्मॉल एंड ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल, सो वी कैन निगलेक्ट ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो हम ये निगलेक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो r1 इज इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2a बाय आर कॉस ऑफ थीटा। तो इसको अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1 बाय r1 क्या आ गया, 1 बाय r1 आ गया, 1 बाय r ब्रैकेट में आ गया, ये भी डिनोमिनेटर में चला गया, और डिनोमिनेटर जब इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर है 1 बाय 2 डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आते ही इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1 बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2a बाय r कॉस ऑफ थीटा की पावर 1 माइनस 1 बाय 2। सिमिलरली ये 1 बाय r1 की वैल्यू निकाली, तो ये जो सा दूसरा फॉर्मूला था r2 का हमारे पास, तो यहाँ से r2 1 बाय r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 बाय r2 की वैल्यू सिमिलरली आ जाएगी 1 बाय r 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन का फर्क था, 2ar पॉजिटिव में था r1 में और यहाँ पे नेगेटिव में था, तो 1 बाय r2 की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस वन, तो 1 बाय r1 और 1 बाय r2 इन दोनों की वैल्यूज आ गई, तो इन दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, 1 बाय r2 और 1 बाय r1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r2 की वैल्यू है पहले, तो 1 बाय r 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय r1 की वैल्यू थी 1 बाय r ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा की पावर माइनस 1 बाय 2। नाउ वी विल अप्लाई अनदर फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे हम। बायनोमियल थ्योरम हमें कहती थी कि इफ देयर इज अ टर्म 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n वेयर x इज वेरी स्मॉल, तो इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं हम 1 प्लस nx के थ्रू। तो इसका मतलब 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा माइनस 1 बाय 2 की एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस इंटू माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a बाय r cos थीटा। तो 1 प्लस x की पावर n की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस nx, तो वैसे ही इसकी एक्सपेंशन कर देते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड रिटेनिंग टर्म्स अप टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ a बाय r। तो a बाय r की पहली ऑर्डर की ही टर्म लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज हो जाएंगी, तो सिर्फ रिटेन फर्स्ट पावर ही करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 बाय r दोनों में से कॉमन निकाल लिया, नीचे r आ गया, ये क्या रह गया 1 माइनस ये माइनस 1 बाय 2 आगे आ गया, तो माइनस 1 बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2a cos थीटा बाय 2r, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो a बाय आर कॉस थीटा रह जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 बाय आर कॉमन निकाल लिया है, 1 प्लस इधर आके ये नेगेटिव 1/2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2a cos थीटा बाय 2r, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा। तो हियर 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा और ये माइनस ये ब्रैकेट है। तो नाउ ओपनिंग दिस ब्रैकेट, अगले स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव a बाय आर कॉस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाय आर कॉस थीटा प्लस a बाय आर कॉस थीटा, तो 2a कॉस थीटा बाय आर आ गया, तो q इंटू 2a कॉस थीटा बाय आर, तो r बाहर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, q इंटू 2a कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, q इंटू 2a, तो चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस या लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख दिया हमने p, तो p cos theta by 4 pi epsilon naught r square where p is dipole moment and theta is the angle between p and r। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई p cos theta अपॉन 4 pi epsilon naught r square। यहाँ पर p cos theta को हम एक और टर्म लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर। तो p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर, तो दो वेक्टर्स कौन से हैं, r यूनिट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर मतलब OP का यूनिट वेक्टर, OP की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और P ये रहा OB की डायरेक्शन में, तो P डॉट R यूनिट वेक्टर की एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, ये डॉट फॉर्मूला क्या कहता है, P इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, तो P कॉस थीटा या P वेक्टर डॉट R कैप वेक्टर जो होगा R कैप ये P कॉस थीटा ही होगा, तो P कॉस थीटा को लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R कैप वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग OP, that is R vector. So electrostatic potential at point P due to short dipole can be written as V is equal to P vector dot R cap upon 4 pi epsilon naught R square. So this is the value of potential at a point due to an electric dipole. तो हमने ये potential की वैल्यू निकाल ली। Our next topic is equipotential surfaces. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है, तो इक्वी हमें बताता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल मतलब सेम, तो सेम पोटेंशियल सरफेस, तो ऐसे सरफेस जिन पे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, तो जिन सरफेसेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। दो सरफेसेस which have equal potential at every point is known as equipotential surface। तो एक ऐसे सरफेस है जिन पे पोटेंशियल सेम है। तो इससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था कि अगर दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। मतलब अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो VB माइनस VA मतलब बी पॉइंट के पोटेंशियल और ए पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो A से B एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जितना काम करना पड़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है B और A पॉइंट के बीच में। तो VB माइनस VA जो होता है वो WAB से दिया जाता है, मतलब वर्क डन से दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, मतलब वो ऐसे सरफेस पे लाई कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट ही जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में किसी भी चार्ज पे कितना काम करना पड़ता है 0। तो हेंस no work is done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other। तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो हमें उसको मूव करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो मान लेते हैं कि हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को dl डिस्टेंस मूव कर देते हैं। So if dl is the small distance over equipotential surface through which unit positive charge is carried, तो हम मानते हैं कि एक छोटा सा डिस्टेंस dl मूव कर लेते हैं हम
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो कितना काम करना पड़ेगा हमें? तो हमें पता है वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ई होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज को डीएल डिस्टेंस मूव करने के लिए कितना काम हुआ, ई डॉट डीएल। तो ई क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट डीएल जो डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया वर्क, और ई डॉट डीएल की वैल्यू आ गई ई डीएल कॉस थीटा। और क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में वर्क कितना करना पड़ता है, जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने में कोई काम नहीं करना पड़ता, तो ई डीएल कॉस थीटा जीरो हो गया। लेकिन उस पॉइंट पे या उस सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। डीएल क्या चार्ज मूव नहीं किया? बिल्कुल चार्ज भी मूव किया। सो ई भी जीरो नहीं हुआ, डीएल भी जीरो नहीं हुआ, तो क्या जीरो होगा, कॉस थीटा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ई भी उस पॉइंट पे जीरो नहीं है। जब वो चार्ज मूव कर रहा है जिस सरफेस के ऊपर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो चार्ज की मूवमेंट भी हुई है, तो लेकिन कॉस थीटा फिर अब जीरो होगा। दैट मीन्स कॉस थीटा हैज टू बी जीरो। तो थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कॉस थीटा जीरो होता है, दैट इज 90। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो ई और डी के एल के बीच का एंगल है वो 90 होगा। इसका मतलब डीएल कहाँ है, डीएल इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। मतलब हमारा चार्ज किस पे मूव कर रहा है, सरफेस पे। सपोज करो ये हमारा जो स्क्रीन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये मेरा डेसिमल किस पे मूव कर रहा है, इस सरफेस पे। और अगर कहीं पे भी मूव करे, ये इस तरह से मूव कर लो, इस तरह से, ऐसे जिस डायरेक्शन मर्जी मूव करो, तो कौन सी लाइन है जो हमेशा इसके 90 पे रहेगी, वो लाइन है जो हमारी स्क्रीन से बाहर आती हुई एक नॉर्मल लाइन होगी। तो स्क्रीन से बाहर आती हुई एक नॉर्मल लाइन जो है वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 90 डिग्री भी होती है या उसके नॉर्मल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट इज फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप उठा लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस सरफेस के नॉर्मल होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू बी नोटेड फ्रॉम दिस। तो पहला क्या है, फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेंगे, सरफेस के नॉर्मल लेंगे। Equipotential surfaces of single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, Q वो चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो R। तो अगर हम एक चार्ज के आसपास एक स्फीयर बना दें तो उस स्फीयर का रेडियस सेम रहेगा। दैट मीन्स वो जो स्फीयर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पॉइंट चार्ज का। और अगर ये आर बढ़ा दें, उसका उस स्फीयर का आर बढ़ा दें, तो एक और सरफेस बन गया जो फिर उस चार्ज के कारण उस पे पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो कोइंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। मतलब स्फीयर होता है, उस पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम रहता है, फिर दूसरा स्फीयर है, उस पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम होगा। दो सभी स्फीयर्स में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, लेकिन स्फीयर के खुद के सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस जो है वो सेम रहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों नहीं क्रॉस करती, क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है। वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो वो उसके नॉर्मल होती है। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर जाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, या दो सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक तो बिल्कुल लाइन ही बन जाती है, तो उस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस बन सकती हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं।
होपफुली आपको अब ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल की वैल्यू निकाली। तो हमने डाइपोल के कारण एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनता है उसकी डेरिवेशन की और वो एक्सप्रेशन निकाला हमने। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज की बात की कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज वो सर्फेसेज होते हैं जिन पे पोटेंशियल सेम रहता है। अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो उस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमने देखा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कोइंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज होते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 के एंगल पे होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसका कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अगर क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।